तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुगैन ट्रेन का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक डीमन होता है जो एक लड़के को मारकर खा जाता है। दूसरी तरफ हम रेंगोकू को देखते हैं जो एक दुकान में बैठा हुआ नूडल्स खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डीमन स्लेयर आकर उससे कहता है, फ्लेम हासिरा, कल रात आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप सही समय पर ना पहुँचते तो वो लड़की मारी जाती। तभी शॉप का ओनर न्यूज़पेपर पढ़कर उन दोनों को बताता है मुगैन ट्रेन में 40 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, तो मुगैन ट्रेन को बंद कर दिया गया है। फिर वो डीमन स्लेयर कहता है, मुझे भी आपसे मुगैन ट्रेन के बारे में ही बात करनी है, क्योंकि हमें पता चला है उस ट्रेन को एक स्टोरेज की जगह पर रखा गया है। जिसके बाद वो दोनों मुगैन ट्रेन को चेक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो स्टेशन चेक करते हैं। रेंगोकू एक ओल्ड लेडी की दुकान पर पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या आपने किसी डीमन को देखा है? उस ओल्ड लेडी की एक पोती भी होती है जिसका नाम होता है फूकू, और उसे डीमंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो फूकू कहती है, डीमन जैसी कोई चीज नहीं होती, अब निकलो यहाँ से। फिर ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हें इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो फूकू रेंगोकू को सॉरी बोलती है। फिर रेंगोकू देखता है उनका आज एक भी लंच बॉक्स नहीं बिका था, तो वो उनके सभी लंच बॉक्स खरीद लेता है। जिसके बाद रेंगोकू उस डीमन स्लेयर को वापस भेज देता है और अकेले ही मुगैन ट्रेन को चेक करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे एक वर्कर मिलता है जो उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रेंगोकू कहता है, मुझे तो रेलवे डिपार्टमेंट ने आपके लिए खाना पहुँचाने के लिए भेजा है। फिर सभी वर्कर्स खाना खाने लगते हैं और रेंगोकू को पता चलता है मुगैन ट्रेन कल रात से दोबारा शुरू हो जाएगी। तभी रेंगोकू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है वहाँ पर एक डीमन ने अटैक कर दिया होता है। उस डीमन ने एक लड़के को पकड़ा हुआ था और वो डीमन बहुत ही ज्यादा तेज होता है। उस डीमन को देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो डीमन कहता है, मुझसे ज्यादा तेज कोई भी नहीं है, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे, और जब तक ये लड़का मेरे हाथों में है तुम मुझ पर अटैक भी नहीं कर पाओगे। फिर वो डीमन रेंगोकू को बताता है, कल रात उसने एक लड़की को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लोगों को तड़पता हुआ देखने में मजा आता है। लेकिन रेंगोकू बताता है, तुम्हारे जाने के बाद वो लड़की हमें मिली थी और हमने उस लड़की का इलाज कर दिया, अब वो लड़की बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो रेंगोकू से कहता है, तुम ये लंच बॉक्सेस स्टेशन पर से लाए हो ना, इसका मतलब तुम उन लोगों को जानते हो। अब मैं उन लोगों को मारूंगा। अगर तुम उन लोगों को बचाना चाहते हो तो मुझसे पहले स्टेशन पर पहुंच के दिखाओ। फिर वो डीमन उस लड़के को भी मारने वाला होता है, लेकिन रेंगोकू पहले ही उसके दोनों हाथ काट देता है। जिसके बाद वो डीमन अपनी फुल स्पीड में स्टेशन की तरफ भागने लगता है। वहीं रेंगोकू उस लड़के को पट्टी लगा देता है। तभी वहाँ पर दूसरे डीमन स्लेयर्स भी आ जाते हैं। तो रेंगोकू कहता है, अब तुम लोग इस लड़के को देख लेना, और वो उस डीमन के पीछे जाने लगता है। फिर रेंगोकू अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है और अपनी स्पीड को बहुत तेज कर लेता है। उधर वो डीमन उस लड़की के पास पहुँच जाता है, तो लड़की उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डीमन बहुत ही तेज होता है, वो उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर रेंगोकू भी आ जाता है और डीमन उसे देखकर लड़की को छोड़ देता है। फिर वो डीमन उस बुढ़िया के पास जाता है और कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैंने इसको पहले मार दिया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर तुमने मेरा गला इससे पहले काट दिया तो तुम जीत जाओगे। तो रेंगोकू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और इतना कहते ही वो उस डीमन के गले को काट देता है। ये देखकर उस बुढ़िया को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके ही जैसे हाशिरा ने उसे एक बार बचाया था। शायद वो रेंगोकू के फादर होंगे। फिर वहाँ पर दूसरे डीमन स्लेयर्स भी आ जाते हैं और वो लड़का रेंगोकू से पूछता है, क्या आपने उस डीमन को मार दिया तो अब मुगैन ट्रेन एकदम सेफ है? लेकिन रेंगोकू कहता है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो डीमन 40 लोगों को मार सकता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिर अगले दिन रेंगोकू मुगैन ट्रेन में जाने लगता है, तो वो दोनों उसको थैंक यू बोलने के लिए एक लंच बॉक्स फ्री में देती हैं। रेंगोकू एक लंच बॉक्स फ्री में ले लेता है और बाकी सारे लंच बॉक्स भी खरीद लेता है। जिसके बाद रेंगोकू मुगैन ट्रेन में पहुंच जाता है। वो तीनों पुलिस से बचते हुए मुगैन ट्रेन में पहुंच चुके थे। फिर वो तीनों रेंगोकू के पास जाते हैं। रेंगोकू तांजीरो को पहचान लेता है और तांजीरो उन दोनों को भी रेंगोकू से मिलवाता है। फिर रेंगोकू तांजीरो को अपने पास बैठाता है और वो पूछता है, तुम तीनों यहाँ पर क्या करने आए हो? तो तांजीरो उसको बताता है, हम तीनों यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। फिर मौका मिलते ही तांजीरो रेंगोकू से अपने डैड के हिनोकामी
कागुरा डांस के बारे में पूछ लेता है, जिसकी मदद से उसने फायर ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन रेंगोकू कहता है उसे हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर रेंगोकू आगे बताता है फायर, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर ये 5 ही मेन ब्रीदिंग टेक्निक है। दूसरी सभी ब्रीदिंग टेक्निक इनसे ही मिलकर बनती है। फिर रेंगोकू तांजिरो से पूछता है आखिर तुम्हारी तलवार का कलर क्या है? तो तांजिरो बताता है मेरी तलवार का कलर ब्लैक है। और ये सुनकर रेंगोकू हंसने लगता है। फिर रेंगोकू कहता है मैंने आज तक कभी भी ब्लैक तलवार वाले को हाशिरा बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। तांजिरो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सोच रहा था ये हाशिरा थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ ये एक अच्छा इंसान है। वहीं इनोसुके तो ट्रेन के बाहर ट्रेन से रेस लगाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जेनित्सु उसे पकड़ लेता है। फिर रेंगोकू कहता है तुम सभी को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी डीमन आ सकते हैं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था हम ट्रेन में बैठकर डीमंस के पास जा रहे हैं, लेकिन उल्टा डीमंस ही ट्रेन में आने वाले हैं। तो वो जोरों से चिल्लाने लगता है। फिर रेंगोकू बताता है इस ट्रेन में से 40 लोग गायब हो चुके हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को भी भेजा, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक टीटी आकर सभी की टिकट काटने लगता है और वो थोड़ा अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद वो टीटी सभी का टिकट काट कर अगले डिब्बे में चला जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक डीमन आ जाता है। तो रेंगोकू अपनी फायर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उस डीमन की गर्दन काट देता है। फिर रेंगोकू को पता चलता है वहाँ पर एक और डीमन आ चुका है, तो रेंगोकू उसे भी जल्दी से मार देता है। डीमंस को ऐसे मारते देखकर तांजिरो, इनोसुके और जेनित्सु उसके फैन हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। फिर वो तीनों रेंगोकू के स्टूडेंट बनने और उसके साथ ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो रेंगोकू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी आराम से सो जाते हैं और वो टीटी भागते हुए एक दूसरे डिब्बे में जाता है। फिर वो टीटी रोते हुए कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब जल्दी से मुझे मेरा इनाम दे दो ताकि मैं अपनी मरी हुई बीवी और बच्चों से मिल सकूं। तभी वहाँ पर एक डीमन का हाथ आता है जो कि बोल भी सकता था। फिर वो डीमन का हाथ कहता है अगर तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें भी अच्छे सपने आएंगे। जिसके बाद वो हाथ उस टीटी को सपनों में भेज देता है। वहीं पर 4 बच्चे भी होते हैं जो अच्छे सपने देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट यही था कि वो किसी को भी जिंदगी भर के लिए सुला सकता था। जिसके बाद वो अपने आप ही मर जाएगा और डीमन किसी को भी उसके मनचाहे सपने भी दिखा सकता है। फिर डीमन उन बच्चों को समझाता है तुम्हें अंदर जाकर डीमन स्लेयर के हाथों से अपने हाथ को बांधना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम उन्हें टच ना करो, इसकी वजह से तुम उनके सपनों में चले जाओगे। तुम लोगों को वहाँ पर जाकर उनकी अंतरात्मा को मारना है और वो डीमन स्लेयर्स असली दुनिया में भी मर जाएंगे। फिर हम तांजिरो का सपना देखते हैं जहाँ पर वो अपने भाई बहनों से मिलता है तो वो उनको गले लगा लेता है। जिसके बाद वो तांजिरो को घर ले जाते हैं और वहाँ पर तांजिरो की पूरी फैमिली होती है। तांजिरो को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है उसकी फैमिली का मरना सिर्फ एक सपना था और यही असली हकीकत है। लेकिन तांजिरो को वहाँ पर नेजुको नहीं दिख रही होती है। फिर हम उस ट्रेन की छत पर लोअर 1 डीमन एनमू को देखते हैं। वो हाथ उसी डीमन का होता है और वही सबको सपने दिखा रहा था। फिर वो बताता है उसका ब्लड डीमन आर्ट तभी से शुरू हो गया था जब टीटी ने सभी की टिकट काटी थी। फिर हम जेनित्सु का सपना देखते हैं जहाँ पर वो नेजुको के साथ एक खुशहाली वाली जिंदगी जी रहा था। वहीं इनोसुके के सपने में सभी उसके गुलाम होते हैं और वो मिलकर एक गुफा में जाते हैं एक ट्रेन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। वहीं रेंगोकू अपने घर का सपना देख रहा होता है और वो अपने डैड को बताता है कि वो एक हाशिरा बन चुका है, लेकिन उसके डैड को जरा सी भी खुशी नहीं होती है और वो कहते हैं तुम अभी भी निकम्मे हो। फिर रेंगोकू बताता है उसके डैड भी एक हाशिरा थे, लेकिन एक दिन वो सब कुछ छोड़कर घर आ गए। फिर रेंगोकू को उसका छोटा भाई मिलता है जो रेंगोकू से कहता है पिताजी को आपके हाशिरा बनने की खबर सुनकर कैसा लगा? मैं भी एक दिन हाशिरा बनूंगा और फिर पिताजी को मुझ पर भी गर्व होगा। लेकिन रेंगोकू कहता है पिताजी को मेरे हाशिरा बनने की खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, पर तुम वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वहाँ पर एक लड़की रेंगोकू से अपने हाथ को बांध लेती है और रेंगोकू के सपने में जाकर उसकी अंतरात्मा को ढूंढने लगती है। एनमू की बनाई ये सपनों की दुनिया बहुत ही छोटी होती है और वो लड़की रेंगोकू के सपने में से उसकी अंतरात्मा में पहुँच जाती है। वहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई थी और कुछ देर ढूंढने पर उस लड़की को रेंगोकू की कोर भी मिल जाती है। उस कोर
को डिस्ट्रॉय करते ही रेंगोकू भी मर जाएगा और जैसे ही वो लड़की उसे मारने वाली होती है, रेंगोकू अपनी नींद में ही उस लड़की का गला पकड़ लेता है। रेंगोकू ने ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो सोते हुए भी अपनी जान बचा सकता है, लेकिन वो अभी भी सपने में फंसा हुआ है। वहीं तांजिरो के सपने में वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नेजुको नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन तांजिरो पानी भरने के लिए जाता है और उसे अपनी परछाई नजर आती है जो उससे कहती है ये सब एक सपना है और तुम्हें हकीकत में वापस आना ही होगा। फिर तांजिरो को पता चल जाता है ये सब एक सपना है, लेकिन हकीकत में कैसे जाना है उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं नेजुको की नींद खुल जाती है और वो अपने बॉक्स से बाहर आकर सब कुछ देखती है। फिर वो तांजिरो को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तांजिरो नहीं जागता है। कुछ देर बाद नेजुको को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सर को तांजिरो के सर पर पटकने लगती है, जिसकी वजह से नेजुको के सर में खून आने लगता है और वो उस खून से अपना ब्लड डीमन आर्ट करती है। नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट से सपने वाला तांजिरो जलने लगता है और वो अपनी डीमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म में आ जाता है। उसकी फैमिली ये सब देखकर डर जाती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन तांजिरो उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे रास्ते में पहली बार नेजुको दिखाई देती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आ जाती है और वो सब उसे मिलकर रोकने लगते हैं, लेकिन तांजिरो दुखी होकर उनसे कहता है काश ये सब सच होता, काश आप सब जिंदा होते, मैं यहीं पर चारकोल बनाता और मैं कभी तलवार को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन ये सब सच नहीं है और मुझे अब यहाँ से जाना होगा। फिर तांजिरो वहाँ से भाग जाता है और सपने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत देर तक उसे रास्ता नहीं मिलता है। तो वहाँ पर उसके डैड आते हैं उसकी मदद करने के लिए। फिर तांजिरो के डैड कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो अपनी तलवार उठा लो और जाने का रास्ता तुम्हारे सबसे करीब होगा। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो तांजिरो के सपने में आया था और वो उसकी अंतर आत्मा को ढूंढ लेता है, लेकिन तांजिरो की अंतर आत्मा इतनी सुंदर और इतनी शांत थी कि उस बच्चे को यकीन नहीं हो रहा था। वहीं इनोसुके और जेनित्सु तो अपने सपने में आए दोनों बच्चों को ही मारने लगते हैं, क्योंकि वो अपने सपने से जागना नहीं चाहते थे। उधर तांजिरो थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे समझ आता है कि बाहर निकलने के लिए उसे खुद को मारना होगा, जिसके बाद तांजिरो अपनी तलवार उठाकर अपना ही गला काट लेता है। हम उस लड़के को देखते हैं और वहाँ पर कुछ क्यूट से क्रीचर आ जाते हैं। फिर वो सभी उस लड़के को तांजिरो की कोर के पास लेकर जाते हैं। तो वो लड़का कहता है मैं तो इसे डिस्ट्रॉय करने वाला था ना, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। और वो लड़का तांजिरो की अच्छाई देखकर रोने लग जाता है। वहीं तांजिरो अपनी गर्दन काटकर मर जाता है और रियलिटी में वापस आ जाता है। फिर वो नेजुको को देखकर उससे पूछता है नेजुको क्या तुम ठीक हो। फिर कुछ देर बाद तांजिरो देखता है वहाँ पर सभी सो रहे थे और कुछ बच्चों ने उनके हाथ से अपने हाथ बांधे थे। फिर तांजिरो को अपने टिकट में से डीमन के ब्लड की स्मेल आती है और उसे पता चल जाता है कि उन पर ये ब्लड डीमन आर्ट उस टिकट की मदद से किया गया था। जिसके बाद तांजिरो नेजुको से कहता है क्या तुम इन सब की रस्सी भी जला सकती हो। तो नेजुको ऐसा ही करती है और तांजिरो उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी नहीं उठता है। फिर वो सभी बच्चे नींद से जाग जाते हैं और तांजिरो पर अटैक करने लगते हैं। फिर वो बच्चे कहते हैं तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, अब हमें अच्छे सपने नहीं आएंगे। फिर तांजिरो उन सब बच्चों को मारकर उन्हें बेहोश कर देता है, लेकिन जो बच्चा तांजिरो के सपने में था वो तांजिरो पर अटैक नहीं कर रहा होता है। फिर तांजिरो अकेला ही उस डीमन से लड़ने के लिए जाने लगता है और डीमन की स्मेल से तांजिरो को पता चल जाता है कि वो डीमन ट्रेन की छत पर है। फिर तांजिरो भी ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है और वो डीमन तांजिरो को देखकर कहता है आखिर तुम अपने सपने से जाग कैसे गए, क्या मैंने तुम्हें सही सपना नहीं दिखाया, क्यों ना मैं इस बार तुम्हें तुम्हारे फादर का सपना दिखाऊं। तभी एनमू तांजिरो की इयररिंग्स देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एनमू कहता है ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब मैं इसे मार दूंगा और मास्टर खुश हो जाएंगे। तभी तांजिरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की 10th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन एनमू अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और तांजिरो को सुला देता है, लेकिन तांजिरो दोबारा से नींद से जाग जाता है। ये देखकर एनमू हैरान रह जाता है और वो तांजिरो को बार बार सपनों में भेजता रहता है, लेकिन तांजिरो हर बार जाग जाता है क्योंकि जैसे ही वो सपने में जाता है वो खुद को मारकर दोबारा से हकीकत में वापस आ जाता है। फिर एनमू सोचने लगता है बार बार खुद को मारना इतना भी आसान नहीं है, कहीं
कहीं इस बच्चे का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। धीरे धीरे तांजिरो उसके पास आते जा रहा था तो वो तांजिरो को एक डरावना सपना दिखाता है जिसमें तांजिरो के घर वाले उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे क्योंकि वो उन्हें मरने के लिए छोड़ गया। फिर तांजिरो के फादर उससे कहते हैं तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए, तुम तो एकदम बेकार निकले। फिर तांजिरो की मदर कहती हैं उस दिन तुम्हें मरना चाहिए था लेकिन तुम तो हमें अकेला छोड़कर भाग गए। फिर तांजिरो उस सपने से भी बाहर आ जाता है और वो कहता है मेरी फैमिली कभी ऐसा नहीं बोलेगी और वो गुस्से में एनमू की गर्दन अलग कर देता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है आखिर ये इतनी आसानी से कैसे मर गया, क्या ये उससे भी ज्यादा कमजोर था। लेकिन उसे पता चलता है उस डीमन ने अपने शरीर को पहले ही ट्रेन से जोड़ लिया था और तांजिरो ने उसका असली गला नहीं काटा है। फिर वो पूरी ट्रेन में खुद को फैलाने लगता है ताकि वो ट्रेन में हर एक इंसान को खा सके। फिर वो कहता है इस ट्रेन में 200 लोग हैं, क्या तुम अकेले उन्हें मेरा खाना बनने से बचा पाओगे? कुछ देर में वो सब भी मेरे शरीर का हिस्सा बन जाएंगे, क्या तुम अकेले ये सब रोक पाओगे? तभी तांजिरो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रेन के अंदर गायब हो जाता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है अब मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 डिब्बों को बचा सकता हूँ। फिर वो कहता है रेंगोकू, इनोसुके, जेनित्सु, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से जाग जाओ। इनोसुके भी नींद से जाग जाता है और वो ट्रेन की छत पर आ जाता है। तो तांजिरो इनोसुके से कहता है इनोसुके ये पूरी ट्रेन एक डीमन बन चुकी है और वो सभी लोगों को मार देगा, तो बचाओ उन्हें। फिर इनोसुके कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था ये ट्रेन एक डीमन है। जिसके बाद इनोसुके ट्रेन के अंदर जाकर उस डीमन को काट कर सभी लोगों को बचाने लगता है। फिर वो डीमन पूरी ट्रेन में फैल जाता है तो तांजिरो भी ट्रेन के अंदर आकर सबको बचाने लगता है। वहीं हम उस डीमन को देखते हैं जो ट्रेन के अंदर कहीं छिपा हुआ था और वो कहता है तुम मुझे मारते मारते थक जाओगे लेकिन मैं दोबारा से खुद को हील कर लूंगा और एक बार जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। उधर नेजुको भी अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है और सभी को बचाने लगती है लेकिन वो डीमन नेजुको को पकड़ लेता है। नेजुको को मुसीबत में देखकर वहाँ पर जेनित्सु आ जाता है और वो उस डीमन को काट देता है। लेकिन वो सब कितनी भी कोशिश कर ले एनमू दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो सभी काफी ज्यादा थक चुके थे लेकिन तभी रेंगोकू नींद से बाहर आ जाता है और वो उस डीमन पर इतना जोरदार अटैक करता है कि वो कुछ देर के लिए रीजनरेट होना बंद कर देता है। फिर रेंगोकू तांजिरो के पास जाता है और वो बताता है कि एनमू का गला इस ट्रेन का हिस्सा है और अब तांजिरो और इनोसुके ही उसका गला काट सकते हैं। तब तक मैं ट्रेन के पिछले 5 डिब्बों को बचाऊंगा और जेनित्सु और नेजुको मिलकर ट्रेन के अगले 3 डिब्बों को संभालेंगे। फिर इनोसुके और तांजिरो ट्रेन की छत पर जाते हैं और इनोसुके ने पहले ही पता कर लिया था कि उस डीमन का गला ट्रेन के इंजन की तरफ है। इनोसुके जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाता है लेकिन तभी वो डीमन इनोसुके पर अटैक करने लगता है। इनोसुके खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने बहुत सारे हाथों से इनोसुके को पकड़ लेता है लेकिन वहां पर तांजिरो आकर इनोसुके को बचा लेता है और वो दोनों उसका गला ढूंढ लेते हैं। वो दोनों मिलकर उसका गला काटने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वो डीमन अपनी बहुत सारी आंखों से तांजिरो को सुला देता है। तो तांजिरो हकीकत में वापस आने के लिए अपना गला काटता है और वो बार बार ऐसा ही करता रहता है। एक बार तो उसे हकीकत और सपने में पता ही नहीं चलता है और तांजिरो सचमुच में अपना गला काटने वाला होता है लेकिन इनोसुके उसे बचा लेता है। फिर इनोसुके कहता है तुम अभी कोई सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है बेवकूफ, उसके जाल में मत फंसो, वो मुझे नहीं सुला सकता क्योंकि मैंने माउंटेन गॉड का ये मास्क पहना हुआ है। फिर इनोसुके उस डीमन की सभी आंखों को काट देता है और तांजिरो सोचने लगता है अच्छा तो उस डीमन को मास्क की वजह से पता नहीं चल रहा कि इनोसुके किस दिशा में देख रहा है। फिर इनोसुके कहता है बस अब हमें इसके गले को काटना है लेकिन तभी ट्रेन का ड्राइवर इनोसुके पर अटैक कर देता है तो तांजिरो उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। तांजिरो को उसका चाकू लग जाता है लेकिन वो ट्रेन के ड्राइवर को बेहोश कर देता है। फिर वो डीमन उन दोनों पर अटैक करने लगता है और वो उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी तांजिरो कहता है हम दोनों को अपनी ताकत को मिलाना होगा और इस पर एक साथ अटैक करना होगा। फिर वो दोनों मिलकर अटैक करते हैं और डीमन उन्हें सुलाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी आंखें बना देता है लेकिन इनोसुके तांजिरो से कहता है तुम बस मेरे पीछे आओ और वो
वो सभी आंखों को फोड़ता रहता है। फिर इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करता है और जगह को साफ कर देता है। और फिर तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस डीमन के गले को काट देता है। मरने से पहले वो सभी पैसेंजर्स का गला दबाने लगता है, लेकिन रेंगोकू सबको बचा लेता है। डीमन के मर जाने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है और तांजिरो उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। वहीं इनोसुके भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो डीमन के मांस पर गिरता है तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है। फिर वो तांजिरो के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो तांजिरो कहता है, मैं कुछ देर के लिए हिल नहीं पाऊंगा, तुम जाकर दूसरे लोगों को बचाओ। फिर तांजिरो उस ड्राइवर के बारे में पूछने लगता है तो इनोसुके कहता है, मर जाने दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी ने तो तुम्हें मारा था ना, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? लेकिन तांजिरो फिर भी उसकी मदद करने के लिए बोलता है तो इनोसुके उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद तांजिरो अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करने लगता है ताकि वो खून के बहने को कम कर सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस डीमन का एक टुकड़ा आ जाता है और वो कह रहा था, मैं खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं हार चुका हूँ? क्या मैं अब मर जाऊंगा? मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था, मैं ट्रेन में एक भी इंसान को नहीं मार पाया, मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया और ये सब उस हाशिरा की वजह से हुआ है। मेरे पास इतने सारे इंसान थे लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। क्या यही है एक हाशिरा की ताकत? और वो पीले कपड़े वाला लड़का भी बहुत तेज था, वो तो पूरी तरह से नींद से भी नहीं जागा था। और वो धोखेबाज डीमन जो इंसानों की तरफ से लड़ रही थी, मास्टर मुजान ने उस धोखेबाज को जिंदा कैसे रहने दिया? ये सब इस तांजिरो की वजह से हुआ है। अगर मुझ में थोड़ी भी ताकत होती तो मैं इसे अभी मार देता। मैं भी उन लोअर रैंक डीमंस की तरह कमजोर निकला। अपर रैंक डीमन सालों से वहीं के वहीं है, हाशिरा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और ये सब सोचते सोचते वो राख बन जाता है। वहीं रेंगोकू तांजिरो के पास जाता है और वो उससे ठीक से ब्रीदिंग करवाता है ताकि तांजिरो का और ज्यादा खून ना बहे। और वो तांजिरो को बताता है, ट्रेन के सभी पैसेंजर बच चुके हैं, कुछ लोग घायल हैं लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे, तो तुम उन लोगों की ज्यादा फिक्र मत करो। वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है। रेंगोकू और तांजिरो देखते हैं वो अपर लेवल 3 का कीजुकी अकाजा है। तांजिरो सोचने लगता है, आखिर एक अपर 3 डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी अकाजा तांजिरो पर अटैक कर देता है, लेकिन रेंगोकू उसका हाथ काट देता है। फिर अकाजा 1 सेकंड में ही अपने हाथ को हील कर लेता है और वो रेंगोकू को एक डीमन बनने के लिए बोलता है, क्योंकि रेंगोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो एक डीमन बन जाएगा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर अकाजा रेंगोकू से कहता है, तुम एक हाशिरा होने के बाद भी मामूली इंसान हो, कुछ सालों बाद तुम बूढ़े होकर मर जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी तरह डीमन बन जाते हो तो तुम हजारों सालों तक जिंदा रहोगे। फिर रेंगोकू कहता है, बूढ़ा होना और मर जाना यही चीज एक इंसान को सुंदर बनाती है, तुम इसे कमजोरी की निशानी मत समझो। फिर अकाजा कहता है, तो अब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा, और रेंगोकू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और वो इतनी तेज लड़ रहे थे कि इनोसुके और तांजिरो को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। रेंगोकू अकाजा पर बहुत सारे अटैक करता है और वो उसके हाथ भी काट देता है, लेकिन अकाजा की रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो एकदम से हील हो जाता है। फिर अकाजा कहता है, इंसान और डीमन में यही फर्क होता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, डीमन बन जाओ। लेकिन रेंगोकू मना कर देता है और वो अकाजा पर अपनी हर एक ब्रीदिंग टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन अकाजा को कुछ भी नहीं हो रहा था। और आखिर में रेंगोकू अपनी 5th फॉर्म फ्लेम टाइगर से अटैक करता है। अकाजा को रेंगोकू का अटैक लग जाता है तो इनोसुके कहता है, क्या उसने कर दिखाया, क्या हम जीत गए? लेकिन हम देखते हैं अकाजा दोबारा से खड़ा हो जाता है और रेंगोकू भी लड़ने की हालत में नहीं लग रहा था। रेंगोकू अकाजा को मारते मारते काफी ज्यादा थक चुका था और वो घायल भी हो चुका था, लेकिन अकाजा को तो खरोच भी नहीं आई थी। फिर अकाजा कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अगर तुम मरने तक भी लड़ोगे तो भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, तुमने जो मुझे घाव दिए थे वो हील भी हो चुके हैं और जरा अपनी हालत देखो, शायद तुम्हारे घाव जिंदगी में कभी ठीक भी नहीं होंगे, अगर तुम एक डीमन होते तो पलक झपकते ही अपने घाव को ठीक कर सकते थे। तभी रेंगोकू दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है, मैं अपने कर्तव्य को पूरा
पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज यहाँ पर किसी को नहीं मरने दूंगा। फिर रेंगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अकाजा पर अटैक कर देता है। उसे देखकर अकाजा बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है अब तो तुम्हें डीमन बनना ही होगा, जरा सोचो हम दोनों अनंत काल तक लड़ते रहेंगे। जिसके बाद अकाजा रेंगोकू पर अटैक कर देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत होता है और हम देखते हैं अकाजा ने रेंगोकू के पेट में अपना हाथ घुसा दिया था। फिर अकाजा कहता है तुम जानते हो ना ये घाव तुम्हारी जान भी ले सकता है, आखिर तुम खुद को बचा क्यों नहीं लेते, चलो एक डीमन बन जाओ। फिर रेंगोकू अपनी मदर की एक बात याद करने लगता है जब उसकी मदर ने उससे कहा था तुम जानते हो तुम दूसरे लोगों से ज्यादा ताकतवर क्यों हो। फिर रेंगोकू कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो उसकी मदर कहती है ताकि तुम अपनी ताकत से दूसरे लोगों की रक्षा कर सको। जो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तुम कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को दुख पहुंचाने या खुद के लिए नहीं करोगे। ताकतवर लोगों का यही कर्तव्य होता है कि वे कमजोर लोगों की मदद करें। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रेंगोकू अकाजा की गर्दन पर अटैक कर देता है। तो अकाजा रेंगोकू को रोकने के लिए उसके फेस पर पंच करता है, लेकिन रेंगोकू उसके पंच को रोक लेता है। फिर अकाजा देखता है सूरज भी निकलने वाला होता है तो वो सोचने लगता है मुझे जल्दी ही इसे मार कर यहाँ से भागना होगा। लेकिन अकाजा रेंगोकू के पेट से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी तांजीरो भी अपनी तलवार उठाकर अकाजा पर अटैक करने के लिए आने लगता है और अकाजा अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेंगोकू उसे नहीं छोड़ रहा था। रेंगोकू लगभग अकाजा की गर्दन काट ही चुका था और तांजीरो इनोसुके भी उस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन अकाजा अपने दोनों हाथों को तोड़ लेता है और वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को फेंक कर मारता है और वो तलवार जाकर अकाजा के पेट में घुस जाती है। फिर तांजीरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है भाग कर कहाँ जा रहे हो डरपोक, आओ और मुझसे लड़ो। लेकिन अकाजा वहाँ से भाग जाता है और तांजीरो जोर जोर से रोने लगता है। फिर रेंगोकू स्माइल करते हुए कहता है चिल्लाना बंद करो नहीं तो तुम्हारा घाव खुल जाएगा और तुम मर जाओगे। फिर रेंगोकू तांजीरो को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है तुम मेरे घर जाना, वहाँ पर पुराने फ्लेम हाशिरा के कुछ नोट्स रखे हैं, उनमें तुम्हें हिनोकामी कागुरा के बारे में जरूर कुछ पता चलेगा। मेरा एक छोटा भाई है, तुम उससे कहना वो अपने दिल की सुने और मेरे फादर से कहना कि वो अपना ख्याल रखें। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और रेंगोकू को अपने आखिरी समय में अपनी मदर दिखाई देने लगती है। फिर रेंगोकू अपनी मदर से पूछता है क्या मैंने अपना कर्तव्य ठीक से पूरा किया। तो उसकी मदर कहती है मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे। ये सुनकर रेंगोकू स्माइल करने लगता है और स्माइल करते करते उसकी मौत हो जाती है। तांजीरो और जेनित्सु जोर जोर से रोने लगते हैं। इनोसुके उन्हें रोने के लिए मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी रोने लगता है। जिसके बाद सभी हाशिरा को रेंगोकू के बारे में पता चल जाता है और वो सभी काफी ज्यादा दुखी थे। फिर मास्टर ये खबर सुनकर कहते हैं रेंगोकू बहुत ही बहादुरी से लड़ा, उसने एक भी इंसान की जान नहीं जाने दी। हम मुजान को देखते हैं जो एक बच्चे का रूप ले लेता है और वो एक फैमिली के साथ रह रहा था। तभी वहाँ पर अकाजा आता है और वो मुजान को बताता है मैं ब्लू स्पाइडर लिली नाम के फूल को ढूंढने में नाकाम रहा, लेकिन इस बीच मैंने एक हाशिरा को मार डाला। लेकिन ये सुनकर मुजान गुस्सा हो जाता है और वो अकाजा को अपनी एक उंगली से दबा देता है। अकाजा की हालत मरने जैसी हो चुकी थी। फिर मुजान उससे कहता है वहाँ पर 3 डीमन स्लेयर और थे ना, तुमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम्हें खुशी किस बात की है। फिर मुजान अकाजा को वहाँ से भेज देता है और अकाजा गुस्से में तांजीरो की तलवार के पास पहुँच जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर तांजीरो की तलवार को तोड़ देता है। वहीं बटरफ्लाई मैंशन में ओई खाना बना रही होती है और तभी वहाँ पर जेनित्सु आकर अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना चुरा कर ले जाता है। फिर जेनित्सु अपने रूम में पहुँचता है और उसे पता चलता है तांजीरो वहाँ से गायब हो चुका है। तभी ओई की एक स्टूडेंट जेनित्सु को बताती है तांजीरो को पेट में बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग पर चला गया। वहीं हम तांजीरो को देखते हैं जो ट्रेनिंग पर नहीं बल्कि रेंगोकू के भाई सेंजूरो से मिलने के लिए जा रहा था। फिर तांजीरो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सेंजूरो से कहता है मैं तुम्हारे भाई का मैसेज लेकर आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर रेंगोकू के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें उसका कोई मैसेज नहीं चाहिए, जब उसमें हिम्मत ही नहीं थी तो वो डीमन स्लेयर बना ही क्यों, उसे तो मरना ही था। और वो रेंगोकू को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ये सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आपको अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं
नहीं बोलना चाहिए। तभी रेंगोकू के फादर तांजिरो की इयररिंग्स देख लेते हैं और उनके हाथ से शराब का बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो कहते हैं, अच्छा तो अब मैं समझ गया, तुम एक सन ब्रीदिंग यूजर हो ना। तांजिरो को सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और तभी रेंगोकू के फादर तांजिरो को पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। फिर सेंजूरो उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है तो वो उसको भी एक थप्पड़ लगा देते हैं। ये देखकर तांजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी पकड़ से छूटकर उन पर अटैक करता है, लेकिन वो उसको रोक लेते हैं। फिर तांजिरो कहता है, आखिर आप अपने मरे हुए बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ। फिर वो कहते हैं, तुम्हारे जैसा सन ब्रीदिंग यूजर हमारी मदद कभी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी इयररिंग्स के बारे में सब कुछ पता है, वो सब उस किताब में लिखा हुआ है। सन ब्रीदिंग केवल सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक ही नहीं बल्कि सबसे पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक भी है। हर किसी ने सन ब्रीदिंग को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके जैसी ताकतवर टेक्निक नहीं बना पाए। वो फिर से रेंगोकू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तो तांजिरो को गुस्सा आ जाता है और तांजिरो उन्हें मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वो हाशिरा रह चुके थे तो वो तांजिरो को पीटने लगते हैं, लेकिन तांजिरो भी अपने सर को उनके सर पर पटक देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सेंजूरो तांजिरो को अपने घर ले जाता है और फिर तांजिरो उससे रेंगोकू के आखिरी पलों के बारे में बताता है और उससे माफी भी मांगता है, लेकिन सेंजूरो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वो वही वाली किताब भी ले आता है। तांजिरो जैसे ही वो किताब खोलकर देखता है वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस किताब के पन्ने पहले ही किसी ने फाड़ दिए थे। फिर सेंजूरो कहता है, ये काम भी जरूर मेरे फादर ने ही किया होगा। मैं इस किताब की जानकारी को ढूंढने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बताता रहूंगा। फिर तांजिरो वहाँ से चला जाता है और शाम के टाइम सेंजूरो रेंगोकू का मैसेज अपने डैड को बताने आता है तो उसके डैड कहते हैं रेंगोकू ने जरूर मेरी बुराई ही की होगी। तो सेंजूरो उन्हें बताता है, आप अपना ध्यान रखना डैड, यही रेंगोकू का आखिरी मैसेज था। फिर सेंजूरो वहाँ से चला जाता है और उसके डैड अपने बेटे को याद करके रोने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं तांजिरो, इनोसुके और जेनित्सु बटरफ्लाई मैंशन में रहकर ही ट्रेनिंग कर रहे थे और साथ साथ वो अपने मिशन भी पूरे कर रहे होते हैं। फिर तांजिरो एक मिशन पर जाता है जहाँ पर नेजुको भी उसका एक डीमन से लड़ने में साथ देती है। फिर तांजिरो अगली सुबह मैंशन में वापस आ रहा होता है और वो देखता है ओई की 2 स्टूडेंट्स रो रही होती हैं और उनके सामने साउंड हाशिरा टेंजन उजुई खड़ा हुआ था। उसने ओई और उसकी एक स्टूडेंट को कंधे पर उठा रखा होता है। फिर वहाँ पर कनाओ भी आ जाती है और वो तीनों मिलकर उन्हें छोड़ने के लिए बोलती हैं। तभी तांजिरो भी अंदर आ जाता है और वो कहता है इन दोनों को अभी छोड़ दो। फिर उजुई बताता है वो एक मिशन पर जा रहा है जहाँ उसे 2 फीमेल डीमन स्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन वो दोनों डीमन स्लेयर्स चालाक नहीं होने चाहिए, इसीलिए वो इन दोनों को ले जा रहा है। तभी वहाँ पर इनोसुके और जेनित्सु भी आ जाते हैं और वो कहते हैं अगर उसे किसी को ले जाना ही है तो हम तीनों को ले जाओ। उजुई भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है तुम तीनों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। फिर इनोसुके उजुई से पूछता है आखिर वो जा कहाँ पर रहे हैं, तो उजुई बताता है वो जापान की सबसे ठरक और हवस वाली जगह पर जा रहे हैं जो डीमंस का घर भी है, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। तांजिरो और इनोसुके को वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जेनित्सु को वहाँ के बारे में पता होता है। फिर टेंजन कहता है तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक देवता हूँ और तुम तीनों कचरे के अलावा और कुछ नहीं हो। अगर मैं बोलूंगा तो तुम्हें कुत्ता भी बनना होगा और बंदर भी, तुम तीनों मेरी पूजा करोगे। फिर तांजिरो पूछता है अच्छा तो आप किस चीज के देवता हो, तो टेंजन कहता है मैं त्योहारों का देवता हूँ। वहीं जेनित्सु सोच रहा होता है ये त्योहारों का देवता नहीं बल्कि बेवकूफी का देवता है। जिसके बाद वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं और टेंजन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो तीनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो चारों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जगह एकदम खूबसूरत लग रही थी, वहाँ पर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इनोसुके इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है और उन्हें अपने सर से टक्कर मारने निकल जाता है। जेनित्सु को भी कुछ खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं जो उसे बुला रही होती हैं, लेकिन तभी टेंजन उन दोनों को खींचकर वापस ले आता है। फिर टेंजन बताता है दिन में ये जगह एकदम खाली रहती है लेकिन रात में इंसानों से भर जाती है, जो कि डीमंस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कई लड़कियां गरीबी की वजह से यहाँ पर आकर वैश्या बन जाती हैं। अगर वो हाई लेवल पर पहुँच जाती हैं तो कोई अमीर आदमी उन्हें खरीद कर ले जाता है। जिसके बाद उजुई एक होटल में कमरा लेता है और उन तीनों को उनका मिशन समझाने लगता है। उजुई बताता है उसकी पत्नी यहाँ पर जासूसी कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उसकी खबर आना
आना बंद हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम तीनों उसका पता लगाओ। फिर उजुई उन्हें बताता है उसकी 3 पत्नियां हैं और ये सुनकर जेनित्सु पागल ही हो जाता है। वो कहता है तुम जैसी की भी पत्नी है, वो भी 3-3। तो उजुई उसको एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर उजुई बताता है उसकी तीनों पत्नियां हाई लेवल रैंक की निंजा हैं, इसीलिए उसने वहाँ पर उन तीनों को भेजा था, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आई है। तो इनोसुके कहता है कहीं तुम्हारी पत्नियां मरवर ना गई हों। ये सुनकर उजुई उसको भी एक पंच मार देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। फिर उजुई कहता है अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम तीनों वहाँ पर भेष बदल कर जाओ। जिसके बाद वो उन तीनों का घटिया सा मेकअप करके उन्हें लड़की बना देता है और टोकिटो हाउस में लेकर जाता है, ताकि वहाँ का ओनर उन्हें रख ले और वो उसकी वाइफ्स का पता लगा सके। पहले तो वो उन्हें देखकर मना कर देते हैं, लेकिन फिर उजुई के मनाने पर वो तांजिरो को रख लेते हैं। जिसके बाद उजुई उन दोनों को लेकर घूमने लगता है और तभी वहाँ पर ओकीमोटो हाउस की एक लेडी आकर इनोसुके को अपने साथ ले जाती है। फिर वो इनोसुके का मेकअप धुल देती हैं और इनोसुके का सुंदर चेहरा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो सभी इनोसुके को एक लड़की ही समझ रहे होते हैं। उधर उजुई जेनित्सु को भी जैसे तैसे एक घर में पहुंचा देता है, क्योंकि उजुई बहुत ज्यादा हैंडसम है तो वहाँ की ओनर उसको रख लेती हैं। फिर हम तांजिरो को देखते हैं जो घर का काम कर रहा होता है और वो 2 लड़कियों की बातें सुन लेता है जो बोल रही थी कुछ दिन पहले घर की मैडम की मौत हो चुकी है और सुमा नाम की लड़की ने आशिनुके कर लिया है। तांजिरो सुमा का नाम सुनकर पहचान जाता है कि ये दोनों उजुई की वाइफ के बारे में बातें कर रही हैं। तो तांजिरो उनसे पूछता है आखिर ये आशिनुके क्या होता है। फिर एक लड़की उसे बताती है जो वैश्या बिना अपना कर्जा चुकाए अपने आशिक के साथ भाग जाती है, उसे आशिनुके करना बोला जाता है। तभी वहाँ पर हाउस की कोएनात्सु आ जाती है जो कहती है तुम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो तांजिरो जानकारी निकालने के लिए बोल देता है कि सुमा उसकी बड़ी बहन है और इसीलिए वो उसके बारे में पता लगाना चाहती है। फिर कोएनात्सु कहती है सुमा के बारे में किसी को नहीं पता, बस उसके कमरे में एक डायरी मिली थी जिसमें आशिनुके के बारे में लिखा था। फिर तांजिरो सोचने लगता है आशिनुके एक डीमन के लिए किसी को मारने का बहुत ही अच्छा बहाना है। वहीं उजुई दूर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है और उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। वो सोच रहा होता है आखिर कोई और इस बात को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं यहाँ पर जो डीमन है वो अपर रैंक का डीमन तो नहीं। वहीं इनोसुके भी 2 लड़कियों की बातें सुन रहा था जो उजुई की दूसरी वाइफ माक्यो के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कह रही होती हैं शायद माक्यो की तबीयत बहुत खराब है क्योंकि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। तो ये सुनकर इनोसुके माक्यो के रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं हम माक्यो के रूम में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे रिबन्स लटक रहे होते हैं और किसी ने माक्यो को भी उन्हीं रिबन से बांधा हुआ था। तभी हमें एक डीमन की आवाज आती है जो कह रही थी बताओ माक्यो तुम ये सारे लेटर्स किसको लिख रही थी। हम जेनित्सु को देखते हैं जो अपने हाउस में घूम रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया, मुझे उजुई की तीसरी वाइफ हिनात्सुरु को भी ढूंढना था, लेकिन इस हाउस में कुछ ठीक से चल ही नहीं रहा। कुछ दिन पहले हाउस की ओनर भी मर चुकी है और यहाँ पर बहुत शांति है। तभी जेनित्सु को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है। वहीं हम इनोसुके को देखते हैं जो माक्यो के रूम के बाहर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसका खाना रखा हुआ देखता है। फिर इनोसुके सोचने लगता है उसका खाना ऐसे ही रखा है, या तो वो बहुत ज्यादा बीमार है या किसी खतरे में है। जिसके बाद इनोसुके भागकर माक्यो के रूम में जाता है और वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। माक्यो के कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और कमरे में हवा चल रही होती है, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद होती हैं। तो इनोसुके को शक होने लगता है। फिर इनोसुके कमरे की छत पर एक कटोरा फेंक कर मारता है और डीमन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो इनोसुके भी उस डीमन का पीछा करने लगता है, लेकिन डीमन बाहर नहीं आ रहा होता है क्योंकि अभी दिन का समय है और डीमन दिन में बाहर नहीं आ सकते हैं। इनोसुके उस डीमन का बहुत पीछा करता है, लेकिन वो डीमन इनोसुके से बचकर भाग जाता है। वहीं जेनित्सु उस बच्ची के कमरे में जाता है जो रो रही होती है। जेनित्सु देखता है उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था तो वो उससे पूछने लगता है आखिर ये सब किसने किया और तुम रो क्यों रही हो। तभी जेनित्सु को अपने पीछे से आवाज आती है
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनित्सु उसकी आवाज सुनकर समझ जाता है कि ये एक डीमन है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये डीमन इस हाउस की ओयरान होती है और उसके पास 2 बच्चियां भी खड़ी हुई थी जो कहती हैं आप उस पर गुस्सा मत करो, वो परसों ही आई है। फिर ओयरान उन दोनों की तरफ गुस्से में देखने लगती है और वो कहती है क्या हुआ अगर ये परसों ही आई है? फिर जेनित्सु कहता है उसने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, बस इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। तो ओयरान जेनित्सु की शक्ल को गंदा बोलने लगती है और वो कहती है तुम्हारे जैसी शक्ल होने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। फिर वो बच्ची से कहती है मैंने तुमसे ये कमरा साफ करने के लिए बोला था ना। तो बच्ची कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वो उस बच्ची का कान पकड़कर उठा लेती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जेनित्सु को ये देखकर गुस्सा आ जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बच्ची को छोड़ने के लिए बोलता है। उधर हम इनोसुके के हाउस की ओनर को देखते हैं जो इनोसुके को तमीज सिखाने के लिए जा रही होती है, क्योंकि इनोसुके ने डीमन का पीछा करते करते हाउस की दीवारें तोड़ दी होती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके रूम का दरवाजा खोलकर देखती है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि इनोसुके अजीब सी हालत में खड़ा हुआ था। उधर हम देखते हैं जेनित्सु के हाथ पकड़ने की वजह से ओयरान को गुस्सा आ जाता है और वो जेनित्सु के मुंह पर एक पंच मार देती है जिसकी वजह से जेनित्सु दूर जाकर गिरता है। फिर हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जब उस हाउस की ओनर ओयरान से आकर कहती हैं जब से तुम यहाँ पर आई हो लड़कियों ने डर के मारे आशिनूके कर लिया है और कुछ ने तो खुदकुशी भी कर ली है। तो ओयरान कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लोग मुझे सामने से आकर परेशान करते हैं और जरा याद करो आपको सबसे ज्यादा पैसे कमाकर कौन देता है। फिर ओनर उसकी आंखों में देखती है और उसे याद आता है जब एक बुढ़िया ने उसे बताया था एक ओयरान थी जिसे मैंने बचपन में देखा था, वो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। समय के साथ मैं बूढ़ी हो गई लेकिन वो ओयरान तभी भी इतनी ही खूबसूरत और जवान थी। ऐसी ओयरान के नाम के आखिर में ही में लगा होता है और जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो ऐसे ही तिरछी नजरों से देखा करती हैं। फिर वो ओनर उससे पूछती है आखिर तुम क्या चीज हो, क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? तभी उस कमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं और वो अपने असली डीमन रूप में आ जाती है। फिर वो बताती है वो अपर रैंक 6 कीजुकी डाकी है और उसे बूढ़े लोगों को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसको बालकनी से बाहर फेंक देती है जिसकी वजह से ओनर की मौत हो जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं डाकी के पंच मारने की वजह से जेनित्सु बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर हाउस का मास्टर आता है जो डाकी से माफी मांगने लगता है और वो कहता है मैं वादा करता हूँ अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कस्टमर आने वाले हैं और हमें आपकी जरूरत है। फिर डाकी उन लड़कियों से अपना कमरा साफ करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन डाकी को जेनित्सु पर थोड़ा शक हो चुका था। कुछ देर बाद जेनित्सु को होश आता है और वो तीनों लड़कियां उसे थैंक यू बोल रही होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर तीनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और उनके जाते ही वो डीमन जेनित्सु को भी पकड़ लेती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजिरो के हाउस में जो ओयरान होती है वो बच्चों के साथ खेल रही होती है क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उन दोनों को गिफ्ट्स भी देती है। वहीं तांजिरो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो मुस्कुराने लगता है। वहीं जेनित्सु के गायब होने की खबर सबको पता चल गई होती है तो उसके हाउस का ओनर कहता है उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर उसने आशिनूके कर लिया होगा और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वहीं इनोसुके तांजिरो को समझा रहा था कि उसके घर में एक डीमन है लेकिन तांजिरो को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उजुई उन्हें आकर बताता है जेनित्सु गायब हो चुका है और ये सब उसकी ही गलती है, उसे उन तीनों को अपने मिशन में नहीं लाना चाहिए था, तुम दोनों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तांजिरो और इनोसुके मदद करने के लिए बोलते हैं लेकिन उजुई कहता है इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, सबसे जरूरी जिंदा रहना होता है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और उजुई इतना बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर तांजिरो कहता है उन्हें हम पर भरोसा नहीं है क्योंकि हमारी रैंक बहुत कम है। तो इनोसुके कहता है हमारी रैंक अब कम नहीं है, पहले हम मिजुनोटो पर थे लेकिन अब काडुई पर आ चुके हैं, तुम अपने हाथ पर अपनी रैंक चेक कर सकते हो। फिर तांजिरो कहता है उजुई रात को हमारे घर के बाहर नजर रखते हैं ना, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी डीमन को नहीं देखा है, इसका मतलब डीमन घर के अंदर ही काम करता है और शायद उसने घर के अंदर से ही रास्ते
बनाए हुए हैं। मुझे लगता है उजुई की वाइफ और जेनित्सु अभी जिंदा हैं, तो हम दोनों को ये बात दिमाग में रखकर ही जांच करनी होगी। फिर तांजिरो अपने हाउस की ओइरान के पास जाता है और वो उसे बताता है, मैं एक लड़का हूँ और मैंने अपने मिशन के लिए सिर्फ एक लड़की के कपड़े पहने हुए थे। तो ओइरान कहती है, हाँ मुझे ये पहले से ही पता था। फिर वो ओइरान को कुछ पैसे देकर कहता है, मास्टर को ये पैसे दे देना, ये मेरा बचा हुआ पेमेंट है। फिर तांजिरो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ पर वही डीमन आ जाती है जो उसको भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं तांजिरो इनोसुके की मदद के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे डीमन की स्मेल आने लगती है। उधर इनोसुके तांजिरो का इंतजार करते करते परेशान हो जाता है और वो अकेले ही डीमन को ढूंढने जाने का फैसला करता है। फिर वो उछलकर अपनी गर्दन को छत में घुसा लेता है और कहता है, जल्दी से मेरी तलवार लेकर आओ। तभी वहाँ पर दो बॉडी बिल्डर चूहे उसकी तलवार लेकर आ जाते हैं और इनोसुके भी अपने कपड़े चेंज कर लेता है। वहीं उजुई जेनित्सु वाले हाउस के ओनर के पास जाता है और उसके गले पर चाकू रखकर उससे पूछता है, यहाँ पर जो लोग भी गायब हो रहे हैं और तुम्हारी वाइफ को जिसने भी मारा है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसको जान से मारकर तुम्हारा बदला ले लूंगा। फिर ओनर उसे ओइरान के बारे में बताता है और वो कहता है, जब से वो यहाँ पर आई है तभी से ये सब हो रहा है। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उजुई वहाँ से गायब हो चुका था। उजुई ओइरान के कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है, तो उजुई उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं तांजिरो कोएनात्सुरु के कमरे में पहुँच जाता है और वो देखता है डाकी ने उसे पकड़ रखा होता है। लेकिन तांजिरो हैरान रह जाता है क्योंकि तांजिरो कोएनात्सुरु का सिर्फ सर ही देख पा रहा होता है और कोएनात्सुरु अभी जिंदा भी होती है। फिर तांजिरो उसकी आंख में देखता है और तांजिरो को पता चल जाता है ये अपर रैंक 6 कीजुकी है। तभी डाकी अपने रिवन से तांजिरो पर अटैक कर देती है और तांजिरो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर कुछ देर बाद तांजिरो को होश आता है और उसे समझ आ चुका था कि डाकी अपने रिवंश में इंसानों को गायब कर लेती है, इसीलिए उन लोगों को वहाँ पर कोई खुफिया रास्ता नहीं मिला था क्योंकि डाकी को सिर्फ रिवन जितनी जगह चाहिए। तांजिरो के शरीर में जरा सी भी जान नहीं बची होती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खड़ा हो जाता है। फिर तांजिरो नेजुको के बॉक्स को उतारकर साइड में रख देता है और उसे बाहर आने से मना करता है, जिसके बाद वो अपनी वाटर ब्रीदिंग की 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का इस्तेमाल करता है और डाकी पर अटैक करने लगता है। डाकी भी उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो जैसे तैसे उसके अटैक से बचकर कोएनात्सुरु वाले रिवन को काट देता है। तांजिरो की ताकत देखकर डाकी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम देखने में गंदे हो लेकिन तुम्हारे साथ लड़ाई करने में मजा आएगा। वहीं तांजिरो सोच रहा होता है, क्या मैं बिना किसी की मदद के अपर रैंक 6 कीजुकी से लड़ पाऊंगा? लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, अब मुझे ये करना ही होगा। हम उजुई को देखते हैं जो डीमन को ढूंढ रहा होता है और तभी वो एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखता है उसकी वाइफ हिनात्सुरु डीमन के रिवंश में बंधी हुई है, तो वो उसको बाहर निकालता है। हिनात्सुरु की हालत बहुत ही खराब होती है और वो उजुई को बताती है, जैसे ही मुझे पता चला ओइरान ही डीमन है, उसको भी मुझ पर शक हो चुका था, तो उससे बचने के लिए हिनात्सुरु ने जहर पी लिया था, इसीलिए वो उजुई से बात नहीं कर पा रही थी। फिर हिनात्सुरु उजुई से कहती है वो उसको छोड़कर डाकी से लड़ने के लिए चला जाए, जिसके बाद उजुई उसको एक एंटीडोट देता है और उससे कहता है, जैसे ही तुम ठीक हो जाओ यहाँ से चली जाना। फिर उजुई उसे वहीं पर छोड़कर डाकी से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर उजुई अपने कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है डीमन जमीन के बहुत ही अंदर है, तो उजुई अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है और साउंड ब्रीदिंग की 1st फॉर्म रोर का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोनों तलवारें जमीन में गाड़ देता है। उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है जिसे डाकी और तांजिरो भी सुन लेते हैं। तो डाकी तांजिरो से पूछती है, आखिर तुम लोग कितने हो? लेकिन तांजिरो उसे नहीं बताता है। फिर डाकी कहती है, तुम तो अब लड़ने की हालत में भी नहीं हो और तुम्हारी तलवार भी टूटने वाली है, शायद तुम्हारी तलवार बनाने वाला एकदम बेकार है। ये सुनकर तांजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो डाकी से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसने ये तलवार बनाई है वो एक महान योद्धा है। फिर तांजिरो सोचने लगता है उसकी तलवार इसी वजह से टूट रही है क्योंकि वो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जब भी वो हिनोकामी काकुरा का इस्तेमाल करता है वो हमेशा ही सक्सेसफुल होता है, लेकिन अभी उसका शरीर इतना ताकतवर नहीं है, वो केवल एक ही बार उसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर डाकी तांजिरो पर अटैक कर देती है, तो तांजिरो हिनोकामी काकुरा रेजिंग सन का इस्तेमाल करता है और वो डाकी के पास पहुंच जाता है। तो डाकी अपना एक रिवन तांजिरो के गले पर ले आती है,
लेकिन तांजीरो वहाँ से गायब होकर उसके पीछे पहुँच जाता है। फिर तांजीरो को डाकी के गले पर ओपनिंग थ्रेड दिखाई देने लगता है और वो अपने फायर व्हील का इस्तेमाल करता है, लेकिन डाकी उसके अटैक से बच जाती है और उसको दूर फेंक देती है। तांजीरो हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा होता है और डाकी उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है, तो तांजीरो रिकवरी ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके वहाँ से दूर हो जाता है। फिर तांजीरो सोचने लगता है अगर वो अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा ले तो वो हिनोकामी कागुरा को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। फिर तांजीरो अपने शरीर को गर्म करने लगता है और उसमें ताकत आने लगती है। वहीं डाकी सोच रही होती है मुझे लगा था इससे लड़ना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं हम इनोसुके को देखते हैं जो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से डीमन का पता लगा लेता है। उसको पता चलता है डीमन घर के नीचे है, तो वो वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उसको एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता बहुत ही छोटा होता है, तो इनोसुके अपने शरीर की सारी हड्डियों को डिसलोकेट कर लेता है और उस गड्ढे में सांप की तरह रेंगते हुए आगे जाने लगता है। फिर इनोसुके एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे रिवंश होते हैं और उन रिवंश में इंसान फंसे हुए थे। वहाँ पर जेनित्सु भी फंसा हुआ था और तभी इनोसुके देखता है उसके पीछे एक रिवन आ चुका है। उस रिवन के आंखें और मुंह भी होते हैं और वो इनोसुके पर अटैक करने लगता है। तभी डाकी उस रिवन से कहती है तुम इस लड़के को जिंदा पकड़ना क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। तुम ऐसे 10 खूबसूरत लोगों को जिंदा छोड़ दो, बाकी सबको मार डालो। इनोसुके उससे लड़ते लड़ते कुछ लोगों को भी बचा रहा होता है, लेकिन वो रिवन उनको दोबारा पकड़ने लगता है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती हैं इनोसुके की मदद के लिए और वो बताती हैं हम दोनों उजुई की वाइफ्स हैं। फिर हम देखते हैं जेनित्सु भी आजाद हो चुका है और वो एक ही झटके में सारे रिवंश को काट देता है। तभी उजुई भी ऊपर से गड्ढा खोदकर नीचे आ जाता है और वो उस रिवन को मार देता है। उसको देखकर उसकी वाइफ्स इमोशनल हो जाती हैं। फिर उजुई कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे मेरी वाइफ से यही उम्मीद थी। डाकी और तांजीरो लड़ रहे होते हैं। डाकी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो तेजी से तांजीरो पर अटैक करने लगती है। तभी कुछ रिवंश जमीन के अंदर से बाहर आकर डाकी के शरीर में जाने लगते हैं, तो तांजीरो सोचने लगता है शायद ये वही रिवंश हैं जो डाकी के शरीर से निकले थे और अब वो वापस आ रहे हैं। फिर वो सारे रिवंश डाकी के अंदर चले जाते हैं और डाकी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तभी उनके पास वाले घर से एक आदमी निकलकर बाहर आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, यहाँ पर लोग रहते हैं जो सोने की कोशिश कर रहे हैं। फिर और भी लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आने लगते हैं, तो तांजीरो उन्हें अंदर जाने के लिए बोलता है। डाकी को ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है और तांजीरो उन लोगों को अंदर भेजने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डाकी अपने रिवन से उन सभी घरों पर अटैक कर देती है और वो सभी घर तहस नहस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कटकर मर चुके होते हैं और तांजीरो का भी एक कंधा आधा कट जाता है। तांजीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर हम एक सीन देखते हैं जब रेंगोकू के डैड तांजीरो के लिए एक खत लिख रहे होते हैं। वो उस खत में लिखते हैं उनके बेटे के आखिरी पलों में उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया और हमारी पहली मुलाकात के लिए मुझे माफ कर देना। वो बताते हैं उनकी वाइफ के जाने के बाद उन्होंने पीना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन रेंगोकू फिर भी मेहनत करके एक हाशिरा बना। वो बहुत ही अच्छा बेटा था। वो बताते हैं जो सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं जन्म से ही उनके सर पर एक निशान होता है, जैसा बिल्कुल तुम्हारे पास भी है। प्रेजेंट में तांजीरो उसी बात को याद कर रहा होता है और वो कहता है आप गलत थे, मेरे सर पर ये निशान बचपन से नहीं था, बल्कि एक दिन अपने छोटे भाई को जलने से बचाने के लिए मुझे ये निशान मिला, लेकिन मेरे डैड के सर पर ये निशान जन्म से था। इसका मतलब मैं महान बनने के लिए नहीं बना हूँ। फिर तांजीरो अपने चारों तरफ देखता है और लोगों की हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो डाकी पर अटैक कर देता है। डाकी उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन वो उसकी एक टांग काट लेता है। वहीं हम उजुई को देखते हैं जो इनोसुके और जेनित्सु को पकड़कर जंप करके उस होल से बाहर आ जाता है और फिर वो तीनों छतों पर भागकर उस डीमन को ढूंढने लगते हैं। उधर डाकी अपने ब्लड डीमन आर्ट 8 लेयर ओबी स्लैश का इस्तेमाल करती है। ऐसा करने से उसके रिवंश जाले की तरह फैल जाते हैं और तांजीरो के ऊपर गिरने लगते हैं। तांजीरो के पास कहीं भी भागने का रास्ता नहीं बचा होता है और डाकी सोच रही थी अब तांजीरो नहीं बचेगा। तभी तांजीरो अपना हिनोकामी कागुरा बर्निंग बोन समर सन का इस्तेमाल करता है और वो डाकी के सभी रिवंश को जला देता है। डाकी अब उन्हें रीजन
रीजनरेट भी नहीं कर पा रही थी। तांजीरो उसके सभी रिबन्स जल्दी से काट रहा होता है तो डाकी उससे बचने के लिए दूसरी छत पर जंप करती है। तांजीरो भी डाकी के पीछे आ जाता है और वो उसकी गर्दन को काटने लगता है, लेकिन उसकी गर्दन भी रिबन से बनी हुई थी और वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि तांजीरो उसे काट ही नहीं पा रहा था। फिर डाकी अपने सभी रिबन्स से तांजीरो पर अटैक करती है और तांजीरो को वो सारे रिबन्स बहुत ही धीरे दिखाई दे रहे थे। फिर तांजीरो उसके सभी रिबन्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और उन्हें काटने लगता है। डाकी सोच रही थी तांजीरो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन तांजीरो सभी रिबन्स को काट देता है। फिर तांजीरो डाकी के पास आ जाता है और वो दोबारा उसकी गर्दन काटने वाला होता है। तभी उसका भाई कहता है, बड़े भैया जल्दी से सांस लो। फिर तांजीरो सांस लेता है और उसे समझ आता है उसने बहुत देर से सांस ही नहीं ली थी, इसीलिए वो इतने अच्छे से लड़ पा रहा था और अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। वो जमीन पर गिरकर खांसना शुरू कर देता है। डाकी तांजीरो को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसको कोई बहुत जोर से लात मारता है। डाकी बहुत ही दूर जाकर गिरती है और उसका आधा सर भी गायब हो चुका था। वहीं हम देखते हैं तांजीरो के सामने नेजुको खड़ी हुई थी और वो बहुत ही गुस्से में लग रही होती है। फिर डाकी उसको देखती है और उसे मुजान की एक बात याद आती है, जब मुजान ने उसे बताया था कि एक डीमन लड़की उसकी पकड़ से बाहर निकल चुकी है, जैसे टमायो निकल गई थी और अब तुम्हें ही उसे मारना होगा। फिर नेजुको दोबारा से डाकी पर अटैक करती है, लेकिन डाकी इस बार उसके हाथ पैर काट देती है और वो नेजुको के 2 टुकड़े करके उसको एक दीवार पर फेंक कर मारती है। डाकी सोच रही होती है नेजुको बहुत कमजोर है, लेकिन नेजुको पल भर में ही खुद को रीजनरेट कर लेती है। डाकी को यकीन नहीं हो रहा था और वो सोच रही थी ये तो एक अपर रैंक जितनी पावरफुल है। नेजुको बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने मुंह पर बंधी लकड़ी भी तोड़ देती है। फिर उसका शरीर अचानक से बड़ा होने लगता है, वो एक बच्ची से जवान हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी पर पत्तियों जैसे निशान बनने लगते हैं। उसके सर पर एक सींग भी आ जाता है। फिर नेजुको दोबारा से डाकी पर अटैक करती है और वो उसको एक लात मारकर जमीन में घुसा देती है। डाकी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर नेजुको उसको बार बार मारने लगती है और उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वहीं तांजीरो बेहोश पड़ा होता है और तभी उसके सपने में उसका भाई आकर कहता है, अगर वो अभी नहीं उठा तो हमारी बहन पहले जैसी नहीं रहेगी। और ये सुनते ही तांजीरो को होश आ जाता है। उधर नेजुको अभी भी डाकी को मारे जा रही होती है तो डाकी अपने रिवन से उसके हाथ पैर और गले को काट देती है, लेकिन नेजुको के ब्लड की वजह से उसके हाथ पैर अलग नहीं होते हैं और वो डाकी के रिवंश को पकड़ लेती है। फिर डाकी के ऊपर लगा नेजुको का खून जलने लगता है और उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। डाकी पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है और तभी नेजुको उसके पास दोबारा आकर उसे मारने लगती है। नेजुको एक असली डीमन की तरह हो चुकी थी। वो डाकी को एक लात मारती है और डाकी एक घर में जाकर गिरती है। फिर नेजुको उसके पीछे जाती है। वो देखती है वहाँ पर कुछ घायल लोग होते हैं और एक लड़की के हाथ में खून बह रहा था। उस लड़की का खून देखकर नेजुको बेकाबू हो जाती है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है और वो अपनी तलवार से नेजुको का मुंह बंद करके उसे पीछे खींचने लगता है। तांजीरो उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेजुको उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। तभी वहाँ पर डाकी भी आ जाती है जो बहुत गुस्से में लग रही होती है। फिर तांजीरो सोचने लगता है अब वो डाकी से कैसे लड़ेगा, क्योंकि वो नेजुको को अभी नहीं छोड़ सकता है। तभी डाकी उन दोनों पर अटैक कर देती है, लेकिन उजुई उसके सारे रिवंश काट देता है। फिर उजुई तांजीरो से पूछता है क्या यही नेजुको है। तभी डाकी कहती है तो तुम हो हाशिरा जो मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आए हो। तो उजुई कहता है चुप रहो, मैं यहाँ तुमसे नहीं अपर रैंक से लड़ने आया हूँ। और तभी हम देखते हैं डाकी का सर कटकर उसकी गोद में गिर जाता है। उधर हम इनोसुके और जेनित्सु को देखते हैं जो उजुई की तेज स्पीड होने की वजह से पीछे ही रह गए थे। वहीं तांजीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि उजुई ने उस डीमन को इतनी आसानी से मार डाला। फिर उजुई तांजीरो से कहता है यहाँ की लड़ाई अभी बहुत लंबी है तो तुम इसे जल्दी से सुला दो। नेजुको बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी और वो तांजीरो के बस में नहीं आ रही होती है। तभी तांजीरो नेजुको को अपनी मदर की लोरी सुनाने लगता है जो वो उनको बचपन में सुनाया करती थी। वो लोरी सुनकर नेजुको को अपनी मदर याद आ जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर रोते रोते नेजुको एक बच्ची बन जाती है और सो जाती है। फिर उजुई भी वहाँ से जाने लगता है तो डाकी कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। फिर उजुई कहता है जरा अपनी हालत तो देखो और तुम तो अपर कीजुकी भी नहीं हो। ये
ये सुनकर डाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए अपने भाई को बुलाने लगती है। ये सब देखकर उजुई थोड़ा सावधान हो जाता है और वो अपनी तलवारें आगे कर लेता है। फिर हम देखते हैं डाकी के शरीर में से एक और डीमन बाहर आने लगता है। उजुई ये देखते ही उस डीमन पर अटैक करता है, लेकिन डाकी और वो डीमन वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर उजुई अपने पीछे देखता है, वहाँ पर एक पतला सा डीमन लड़का डाकी को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। तो उजुई उस डीमन लड़के पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं उल्टा उजुई को ही चोट लग जाती है। इस डीमन का नाम ग्योतारू होता है, जो डाकी का भाई है और डाकी की तरह ही अपर सिक्स कीजुकी है। फिर डाकी अपने भाई से उन सब की शिकायत करने लगती है और वो कहता है, मैं तुम सबको भी इतना ही दर्द दूंगा जितना तुमने मेरी बहन को दिया है। तभी वो अपने हथियार उजुई की तरफ फेंक कर मारता है। बाहर इनोसुके और जेनित्सु भी आ चुके थे। तो तांजिरो उन दोनों से कहता है, तुम लोग अंदर जाओ, मैं नेजुको को 1 मिनट में बॉक्स में सुला कर आ जाऊंगा। घर के अंदर हम देखते हैं ग्योतारू अपना ब्लड डीमन आर्ट फ्लाइंग ब्लड सिकल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे ब्लड के बने कुछ ब्लेड्स उजुई की तरफ जाने लगते हैं। तो उजुई अपने पीछे के 2 लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है और नीचे के फ्लोर पर आ जाता है। फिर वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उजुई की तरफ अभी भी वो ब्लड से बने सिकल्स आ रहे थे। फिर उजुई समझ जाता है जब तक ये सिकल्स अपने टारगेट को हिट नहीं करेंगे ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, और वो सोच रहा था अगर वो ग्योतारो का सर काट दे तो उसकी बहन भी मारी जाएगी। शायद ग्योतारो ही मेन बॉडी है। इसका पता लगाने के लिए वो कुछ और बॉम्ब्स फेंकता है और वो पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद उजुई देखता है वहाँ पर एक बड़ी सी रिबन की बॉल होती है और वो दोनों उसमें बच गए होते हैं। फिर ग्योतारो कहता है, हम दोनों की खास बात यही है कि हम साथ मिलकर लड़ते हैं। तांजिरो नेजुको को उसके बॉक्स में सुला देता है और दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं डाकी का भाई ग्योतारो उजुई से कह रहा होता है, तुम देखने में सुंदर हो और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। अब मैं तुम्हें मारने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो उजुई कहता है, तुम गलत हो, इस दुनिया में मुझसे भी बेहतर लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 2 महीने ही ट्रेनिंग करके हाशिरा बन गए, जैसे कि मुइचिरो। फिर ग्योतारो कहता है, अगर तुम स्पेशल नहीं हो तो अब तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि मेरे हथियार पर जहर लगा हुआ है, तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। तो उजुई बताता है वो एक शिनोबी है और उस पर जहर का कोई असर नहीं होता है। ये सुनकर डाकी शॉक हो जाती है और वो कहती है, शिनोबी तो बहुत साल पहले खत्म हो चुके हैं। तो उजुई कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम 9 भाई बहन थे लेकिन वो सब मारे गए, सिर्फ हम 2 भाई ही बचे थे और हमारे डैड ने हमें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी है। उजुई की सांस धीरे धीरे तेज हो रही होती है। तो ग्योतारो कहता है, जहर तुम्हारे शरीर में धीरे से ही सही लेकिन फैलता जा रहा है। पर उजुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। फिर उजुई लात मारकर डाकी को ग्योतारो से अलग कर देता है और उनके ऊपर बॉम्ब फेंक कर मारता है। बॉम्ब के धमाके से डाकी का सर दोबारा से कट जाता है। तो वो अपने सर को जोड़ती है और रोना शुरू कर देती है। तभी उजुई अपनी तलवार ग्योतारो के गले के पास ले आता है और ग्योतारो हैरान रह जाता है। वो सोच रहा होता है उजुई की तलवार लंबी कैसे हो गई, लेकिन वो देखता है उजुई की दोनों तलवारें आपस में जुड़ी हुई हैं। उजुई फिर भी ग्योतारो की गर्दन नहीं काट पाता है और वहाँ पर इनोसुके, तांजिरो और जेनित्सु भी आ जाते हैं। उधर उजुई की दोनों वाइफ्स एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को खाली करवा रही होती हैं ताकि लड़ाई के दौरान किसी को भी चोट ना पहुँचे। वहीं उजुई कहता है, अब मुझे समझ आ चुका है तुम दोनों को कैसे खत्म करना है, हम लोगों को तुम दोनों की गर्दन एक साथ काटनी होगी। फिर ग्योतारो कहता है, तुम लोगों को ये इतना आसान लग रहा है, अब तक हम दोनों 20 से ज्यादा हाशिरा को मार चुके हैं। फिर डाकी अचानक से उजुई पर अटैक कर देती है, लेकिन जेनित्सु बिजली की तेजी से उसके अटैक को रोक लेता है। फिर जेनित्सु उसको लेकर छत पर पहुंच जाता है। तो इनोसुके भी उसके पीछे जाता है और वो कहता है, हम दोनों उस रिबन वाली डायन को देख लेंगे, तुम दोनों इसे संभालो। फिर ग्योतारो अपनी एक आंख डाकी को दे देता है और तांजिरो सोच रहा होता है, ग्योतारो एक आंख के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, यही है अपर सिक्स की असली ताकत। उजुई के शरीर में जहर फैल चुका है तो अब मुझे ही उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे ही ग्योतारो अपनी जगह से हिलेगा मैं उस पर अटैक कर दूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ग्योतारो उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजिरो उस अटैक से जैसे तैसे बच जाता है और उजुई ग्योतारो के साथ लड़ने लगता है। फिर डाकी उन दोनों पर ऊपर से भी अपने रिबन से अटैक करने लगती है। तो तांजिरो और उजुई
अपनी तलवारों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर जेनित्सु और इनोसुके डाकी पर अटैक करते हैं तो डाकी अपने सभी रिबन ऊपर खींच लेती है। नीचे ग्योतारो उजुई पर बहुत तेजी से अटैक करने लगता है। फिर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और उजुई पर पीछे से हमला करता है, लेकिन तांजिरो अपनी वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक लेता है। फिर उजुई अपनी साउंड ब्रीदिंग का 5th फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन ग्योतारो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तांजिरो भी लड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है तो उजुई सोचने लगता है ये बच्चा बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने अपने शरीर में जहर आने दिया। तभी उजुई की वाइफ हिनात्सुरु वहाँ पर बहुत सारी कुनाई लेकर आ जाती है और ग्योतारो पर अटैक कर देती है। ग्योतारो सभी कुनाई को रोकने लगता है। उजुई को भी बहुत सी कुनाई लग जाती हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर ग्योतारो की टांगे काट देता है। ग्योतारो खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि कुनाई पर विस्टेरिया का जहर लगा हुआ था। तभी तांजिरो अपनी तलवार ग्योतारो के गले पर ले आता है। उजुई अपनी तीनों वाइफ्स के साथ अपने भाई बहनों की कब्र के पास आता है। फिर वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ कभी दारू नहीं पी पाऊंगा, और वो उनकी कब्र पर दारू चढ़ाने लगता है। फिर हिनात्सुरु उससे पूछती है क्या तुम्हें अपने भाई बहनों की याद नहीं आती? तो उजुई कहता है ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कल की ही बात है जब मैंने तुम तीनों के साथ अपना घर छोड़ा था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ग्योतारो की दोनों टांगे रीजनरेट हो जाती हैं और उस पर जहर का असर भी खत्म हो जाता है। तांजिरो और उजुई उसकी गर्दन काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है। उसके हाथों के चारों तरफ बड़ी बड़ी खून की रिंग आ जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकीली होती हैं। तांजिरो को वो लगने ही वाली थी, लेकिन तभी उजुई उसको लात मारकर पीछे फेंक देता है। फिर उजुई साउंड ब्रीदिंग की 4th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर बहुत सारे धमाके कर देता है। अटैक रुकने के बाद उजुई देखता है ग्योतारो तो वहाँ से गायब हो चुका है और तभी डाकी उस पर पीछे से अटैक करती है, लेकिन उजुई उसके अटैक से बच जाता है। वहीं ग्योतारो जाकर हिनात्सुरु को पकड़ लेता है और उजुई ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उजुई का पूरा ध्यान भटक चुका होता है तो डाकी उसको अपने रिवंश में कैद करने लगती है। वहीं तांजिरो भी दूर से ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा था अब उसे ही कुछ करना होगा। ग्योतारो उसे इतना ताकतवर नहीं समझता तो वो इस बात का फायदा उठा सकता है, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं होती है कि वो छत तक जंप कर सके, इसीलिए वो अपनी फायर और वाटर ब्रीदिंग को एक साथ मिला देता है और वो एक ही सेकंड में ग्योतारो के दोनों हाथ काट कर हिनात्सुरु को बचा लेता है। फिर ग्योतारो तांजिरो पर अटैक करने लगता है तो उजुई पीछे से आकर उसके गले पर अपनी तलवार लगा देता है। उधर जेनित्सु और इनोसुके डाकी से लड़ रहे होते हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तभी इनोसुके देखता है उजुई मेन डीमन का गला काटने वाला है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन दोनों को भी सेम टाइम पर डाकी का गला काटना होगा, लेकिन वो दोनों तो डाकी के पास भी नहीं जा पा रहे थे। तो इनोसुके बिना कुछ सोचे समझे डाकी पर अटैक करने लगता है। तभी जेनित्सु उसके पास आकर उसे शांत करता है और वो कहता है हमें दोनों का गला एक टाइम पर काटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना होगा कि उनका गला दोबारा ना जुड़े। उधर ग्योतारो उन दोनों की तलवारों को पकड़ लेता है तो उजुई अपनी दूसरी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्योतारो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लेता है और उजुई की तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है। फिर वो तांजिरो को नीचे गिरा देता है और उजुई को वहां से दूर ले जाता है। तभी डाकी तांजिरो पर अटैक करने लगती है तो तांजिरो इनोसुके और जेनित्सु डाकी से लड़ने लगते हैं। फिर तांजिरो बताता है डाकी की गर्दन बहुत सॉफ्ट है और उसे काटने के लिए हमें बहुत स्पीड चाहिए, इसीलिए इनोसुके डाकी के पास जाकर उसकी गर्दन काटेगा और हम दोनों उसे वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। फिर इनोसुके तेजी से डाकी की तरफ भागने लगता है और वो दोनों डाकी के रिवंश इनोसुके तक आने से रोक रहे होते हैं। फिर इनोसुके अपनी तलवारें डाकी की गर्दन पर रख देता है तो डाकी कहती है तुम मेरी गर्दन नहीं काट पाओगे, लेकिन इनोसुके अपनी तलवारों को आगे पीछे करने लगता है जिसकी वजह से डाकी का गला कट जाता है। फिर इनोसुके उसके सर को पकड़ लेता है और वहां से भागने लगता है। फिर वो कहता है मैं इसके सर को लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ, तुम बड़े डीमन को संभालो। फिर इनोसुके हंसते हुए कहता है अब बहुत जल्द तुम मारी जाओगी, लेकिन तभी उसके पीछे ग्योतारो आकर अपना शिकल उसके सीने के आर पार कर देता है और डाकी का सर उससे ले लेता है। तांजिरो ये देखकर हैरान रह जाता है और वो उजुई को ढूंढने लगता है। फिर तांजिरो देखता है उजुई तो जमीन पर बेहोश पड़ा है
है और उसका एक हाथ भी कट चुका है। तभी डाकी तांजीरो पर अपने रिवन से अटैक कर देती है, लेकिन जेनित्सु उसे नीचे धक्का दे देता है। फिर तांजीरो नीचे गिरते हुए सोचने लगता है ये सब उसी की ही गलती है और वो सभी से माफी मांगने लगता है। तांजीरो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि डाकी के अटैक से पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर तांजीरो सोचने लगता है काश यहाँ पर रहने वाले सभी लोग समय रहते यहाँ से भाग गए हों। तभी उसे नेजुको की याद आती है और नेजुको वहीं पर सो रही थी तो उसको थोड़ी शांति मिलती है। फिर वहाँ पर गियोतारो आ जाता है और वो तांजीरो से कहता है तुम कितने किस्मत वाले हो, इतना सब होने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन किस्मत के अलावा तुम्हारे पास और कोई खास बात नहीं है। तुम्हारे सभी दोस्त तो मर ही चुके हैं, कितने कमजोर हैं वो लोग, और उजुई के शरीर में भी मेरा जहर फैल चुका है तो वो भी मर ही जाएगा। कितने शर्म की बात है, तुम तो अपनी छोटी बहन को भी नहीं बचा पाए। फिर गियोतारो उसके हाथ की 2 उंगलियां तोड़ देता है और तांजीरो यही सोच रहा था कि ये मुझे मार क्यों नहीं रहा है। तांजीरो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी तलवार और नेजुको को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। गियोतारो और डाकी ये सब देखकर हंसने लगते हैं और तभी गियोतारो तांजीरो को एक लात मार देता है। तांजीरो वहाँ से दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा से उठकर भागना शुरू कर देता है। फिर गियोतारो कहता है तुम कितने डरपोक हो और वो तांजीरो को पीटना शुरू कर देता है। फिर गियोतारो तांजीरो से कहता है अगर तुम डीमन बन जाओ तो शायद मैं तुम दोनों को छोड़ दूं। डाकी ये सुनकर खुश नहीं होती है और वो उन्हें मारने के लिए बोलती है, लेकिन गियोतारो उसकी नहीं सुनता है। फिर तांजीरो कहता है इस पूरा टाइम मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था, और वो अपने सर को जोर से गियोतारो के सर पर मार देता है। तो गियोतारो हंसते हुए कहता है क्या अब तुम मुझे इस टक्कर से मारने वाले हो, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो देखता है तांजीरो ने उसके पैर में विस्टेरिया के पॉइजन वाला चाकू मार दिया है। चाकू लगने की वजह से गियोतारो काफी कमजोर हो जाता है और तभी तांजीरो अपनी तलवार उठाकर उसका गला काटने लगता है। ये देखकर डाकी तांजीरो पर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनित्सु आकर उसके सभी रिवंश को काट देता है। फिर जेनित्सु अपनी थंडर क्लैप एंड फ्लैश की गॉड स्पीड का इस्तेमाल करता है और उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है। जेनित्सु डाकी की गर्दन तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसकी सॉफ्ट गर्दन को नहीं काट पा रहा था। फिर जेनित्सु सोचने लगता है अगर मैंने इस बार इसकी गर्दन को नहीं काटा तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उधर गियोतारो अपने पैर से उस चाकू को निकाल लेता है और वो गुस्से में तांजीरो पर अटैक करने लगता है। तांजीरो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और गियोतारो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उजुई आ जाता है और वो गियोतारो पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। गियोतारो सोचने लगता है ये मेरे जहर से मरा क्यों नहीं, और उसे समझ आता है उजुई ने किसी तरह पॉइजन को अपने दिल तक पहुंचने से कुछ समय के लिए रोक लिया है। फिर गियोतारो अपने ब्लेड से उजुई पर अटैक करता है, लेकिन उजुई उसके सभी अटैक को सॉन्ग में बदल देता है और बड़े ही आराम से उसके अटैक से बच जाता है। उजुई को भी गियोतारो के अटैक समझ में आ चुके थे और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों बहुत ही गुस्से में लड़ रहे होते हैं और उनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी तांजीरो को एक मौका दिखाई देता है और वो गियोतारो पर अटैक कर देता है, लेकिन गियोतारो उसको देख लेता है और वो उसके मुंह में अपना शिकल घुसा देता है। तांजीरो के शरीर में भी जहर फैलने लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी तलवार को गियोतारो के गले पर लगा देता है। फिर तांजीरो अपनी पूरी जान लगाने लगता है और तभी उसके चेहरे पर जो निशान होता है वो बड़ा हो जाता है। तांजीरो के बाल भी चेंज हो जाते हैं और उसकी ताकत भी बढ़ने लगती है और वो गियोतारो की आधी गर्दन को काट देता है। उधर जेनित्सु कमजोर पड़ने लगता है तो डाकी उस पर पीछे से अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर इनोसुके आकर जेनित्सु को बचा लेता है और वो कहता है मैं पहाड़ों में बड़ा हुआ हूँ तो मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता और मैं अपने ऑर्गन भी शिफ्ट कर सकता हूँ। फिर इनोसुके भी डाकी की गर्दन को काटने लगता है और वो तीनों अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद वो उन दोनों डीमन की गर्दन को एक साथ काट देते हैं। तांजीरो के शरीर में जहर फैल चुका होता है, वो जमीन पर गिर जाता है और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर उजुई तांजीरो से कहता है तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा, लेकिन तांजीरो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी गियोतारो के शरीर में से कुछ ब्लेड्स निकलने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन तभी नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आकर उसके सभी ब्लेड्स को जला देती है और सबको बचा लेती है। कुछ देर बाद तांजीरो को होश आता है और वो देखता है वहाँ पर
सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो तांजीरो समझ जाता है उसकी जान नेजुको ने ही बचाई है। फिर वो दोनों बाकी सभी को ढूंढने जाने लगते हैं। तांजीरो चल भी नहीं पा रहा था तो नेजुको उसे उठाकर ले जाती है। तभी उन्हें जेनित्सु दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा थक चुका था और वो रो रहा होता है। फिर जेनित्सु उन्हें बताता है उसे इनोसुके की दिल की धड़कन कम होती सुनाई दे रही है। तो वो दोनों इनोसुके के पास जाते हैं। तांजीरो देखता है उसके शरीर में जहर फैलता ही जा रहा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तांजीरो के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी से मदद बुलाए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी नेजुको अपने ब्लड डीमन की आग से इनोसुके को जला देती है और तांजीरो देखता है उसके शरीर का जहर धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं उजुई की तीनों वाइफ्स उसके पास बैठकर रो रही होती हैं और तभी नेजुको वहां पर आकर उसको भी जला देती है और उजुई का सारा जहर खत्म हो जाता है। फिर वो सभी खुश हो जाते हैं और नेजुको को थैंक यू बोलते हैं। तभी तांजीरो को डीमन के बारे में याद आता है तो वो दोनों डीमंस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तांजीरो को एक जगह पर ग्योतारो का खून मिलता है तो वो उसका सैंपल लेकर तमायो के पास भेज देता है। फिर तांजीरो को ग्योतारो और डाकी की आवाज आती है। वो दोनों अभी तक मरे नहीं थे। उन दोनों का सर धीरे धीरे गायब हो रहा था और वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। फिर ग्योतारो कहता है अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं आज यहाँ पर मर ना रहा होता। तो डाकी कहती है तुम तो इतने बदसूरत हो, मेरे बिना तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। ग्योतारो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी तांजीरो उसका मुंह बंद कर लेता है और वो कहता है मुझे पता है ग्योतारो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर डाकी रोने लग जाती है और वो कहती है तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फिर डाकी धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसे देखकर ग्योतारो जोर से ऊ में चिल्लाता है। ग्योतारो को समझ आता है उसका नाम तो कभी डाकी था ही नहीं, उसका नाम ऊ में था और ग्योतारो को अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है। ग्योतारो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के सबसे गरीब घर में पैदा हुआ था। वहाँ पर बच्चे पैदा होना मुसीबत माना जाता था क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। ग्योतारो की मोम ने उसे कई बार मारने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी ग्योतारो जिंदा ही रहा। ग्योतारो बहुत ही दुबला पतला लड़का था और बाकी सभी बच्चे उसको पत्थर फेंक कर मारा करते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ खूबसूरती ही मायने रखती है, उसके जैसे बदसूरत लोग नहीं। ग्योतारो की लाइफ इतनी खराब थी कि उसे कोई खाना भी नहीं देता था। वो अपना पेट भरने के लिए कीड़े मकोड़ों को मार कर खाता था। लेकिन फिर उसकी मोम ने एक लड़की ऊमे को जन्म दिया और ग्योतारो की लाइफ पूरी तरह से बदल गई क्योंकि ऊमे बहुत खूबसूरत थी और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। ग्योतारो अब लड़ने में भी माहिर हो चुका था तो वो एक कर वसूलने वाला बन गया। पर एक दिन ऊमे जब 13 साल की थी उसने सेल्फ डिफेंस में एक कस्टमर की आंख फोड़ दी और जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऊमे को जिंदा जला दिया। ग्योतारो उस समय वहाँ पर नहीं था और जब वो वापस आता है तो देखता है उसकी बहन पूरी तरह से जली हुई है लेकिन वो अभी तक मरी नहीं थी। तो ग्योतारो उसे गले लगाकर भगवान पर चिल्लाने लगता है कि उन्होंने उन दोनों के साथ बहुत गलत किया और अब वो उसकी बहन को भी छीन रहे हैं। तभी पीछे से वही समुराई ग्योतारो के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। उस समुराई के साथ ऊमे की हाउस ओनर भी होती है और वो कहती है इसको मारकर आपने बहुत ही अच्छा किया, वैसे भी मैं इससे परेशान हो चुकी थी। लेकिन ग्योतारो अभी तक मरा नहीं था और वो कूदकर अपने शिकल से हाउस ओनर को ही मार देता है। फिर ग्योतारो समुराई से कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें अपनी आंख के लिए कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो उस समुराई को भी मार देता है। जिसके बाद वो ऊमा को लेकर सभी से मदद मांगने के लिए जाता है लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता है। तभी वहाँ पर एक डीमन 12 कीजुकी अपर रैंक 6 डोमा आता है और वो कहता है मैं दिल का बहुत ही अच्छा हूँ तो मैं तुम दोनों को एक मौका और दे सकता हूँ। ग्योतारो इसके लिए मान जाता है तो वो उन दोनों को डीमन बना देता है। ग्योतारो डीमन बनकर बहुत ही खुश होता है और वो सोचने लगता है अब मैं उन सबको मार दूंगा जिनकी लाइफ मुझसे अच्छी है। प्रेजेंट में हम देखते हैं ग्योतारो एक अंधेरी जगह पर होता है और वो सोच रहा था क्या ये नर्क है। तभी वहाँ पर डाकी आ जाती है जो उसे घर चलने के लिए बोलती है लेकिन ग्योतारो मना कर देता है। ग्योतारो देखता है डाकी के पीछे रोशनी है तो वो उसको वहाँ पर भेजने लगता है लेकिन डाकी मना कर देती है और वो कहती है हम दोनों जहाँ पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे, अगर हम दोनों साथ में होंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं झेलनी होगी। ग्योतारो भी इसके लिए मान जाता है और वो डाकी को लेकर आग में जाने लगता है जो कि शायद नर्क है। उधर ओबेनाए भी वहाँ पर
पर आ चुका होता है और वो उजुई से कहता है, तुमने अपर किजुकी के सबसे लोएस्ट रैंक के डीमन को मारा है और तुम्हें इस बात की खुशी है। चलो इस बात के लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट तो कर ही सकता हूँ। वैसे तुम दोबारा से लड़ने के लिए कब तक तैयार हो जाओगे? लेकिन उजुई उसे बताता है अब वो रिटायर हो जाएगा क्योंकि अब उसकी हालत लड़ने लायक नहीं बची है और उसे उम्मीद है मास्टर भी उसकी ये बात समझेंगे। फिर उजुई ओबेनाई को तांजिरो के बारे में बताता है तो ओबेनाई हैरान रह जाता है और ओबेनाई कहता है वो मामूली सा लड़का इतनी खतरनाक लड़ाई में जिंदा बच गया। वहीं कुछ कौवे सारी बात जाकर मास्टर को बताते हैं तो मास्टर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ऐसा होने में 100 साल लग गए लेकिन आखिरकार हमने एक अपर किजुकी को मार दिया। तभी मास्टर को खांसी आने लगती है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनके मुंह से खून भी आने लगता है। तो अमाने जल्दी से भागकर उनकी दवाइयाँ लेकर आती है। उधर हम देखते हैं मुजान ने अकाजा को इन्फिनिटी कैसल में बुलाया होता है और अकाजा सोच रहा था आखिर मुजान ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या कोई अपर रैंक का डीमन मर चुका है। उधर हम देखते हैं सभी लोग जिंदा बच गए होते हैं और वो सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ डीमन स्लेयर का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका अगला सीजन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।